नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज एक ऐसी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एफआईआईज को क्या कुछ ज्यादा मालूम है क्या, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। पूरा जुलाई उन्होंने बेचा और अगस्त में भी वो थम नहीं रहे हैं। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फेस्टिवल सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, रिटेलर्स के पास या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी स्थिति क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ये देखेंगे कंजम्पशन का जो मामला है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूरल कंजम्पशन में थोड़ा पिकअप है, लेकिन जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम दी गई, क्या उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं जिनसे मैं चर्चा करने वाला हूँ, अभय अग्रवाल जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़े दिनों बाद आप पकड़ में आए हैं सर, बहुत घूमते रहते हैं आप अमेरिका, और पता नहीं अमेरिका से घूम के आए ना, तो वहां पे तो आपने बहुत कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी ली होगी। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपके लिए एक डेटा दिखाना चाहते हैं। वो डेटा है हमारा, एफआईआई ने क्या किया है वो देखिए आप पहले, कि एफआईआई क्यों नेट सेलर बन गए जुलाई में। तो ये चार सवाल मूल रूप से उठते हैं कि उन्होंने 2025 की जुलाई महीने में इतनी बिकवाली क्यों करी है। क्या उनको यूएस टैरिफ या कुछ और ज्यादा जानकारी जिसकी वजह से वो नेट सेलर बने हैं। और जुलाई महीने में जो उन्होंने बेचा है वो पिछले 4 महीनों यानी मार्च से लेकर जून तक जो उन्होंने खरीदा था उससे दुगना बेचा है। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सामने खड़े होकर खरीदारी की है, लेकिन वो कितना इस मार्केट को खरीद खरीद के सस्टेन करा पाएंगे। नंबर देखिए जरा, आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए ये मंथली नंबर है, जहां पे जनवरी में और फरवरी में तो एफआईआई खूब बेच रहे थे जब मार्केट बहुत कमजोर था। लेकिन मार्च में उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, नेट से बायर हो गए, फिर अप्रैल में नेट बायर, मई में उन्होंने काफी 11-12 हजार करोड़ खरीदा, जून में भी 7,500 करोड़ था, लेकिन जुलाई में आके उन्होंने 47-48 हजार करोड़ बेच दिया, जो कि पिछले 4 महीनों के दुगने के बराबर है। जबकि सामने आप दूसरी तरफ देखेंगे डीआईआई जो है लगातार खरीदारी करते रहे, और उन्होंने जुलाई महीने में भी 60-61 हजार करोड़ की बाइंग की है, जून में की, खूब बड़ी बड़ी बाइंग वो करते रहे। ऊपर जो लाल में नंबर है वो पूरे साल का है, तो नो डाउट कि पूरे साल का नंबर अभी नेगेटिव है, क्योंकि शुरुआत के 2 महीनों में उन्होंने काफी ज्यादा बिकवाली की थी। तो ये क्या रीजन बनता है। एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो 2021 में नेट सेलर, 22 में नेट सेलर, 23 में नेट सेलर, 24 में नेट सेलर और 25 में भी एज ऑन डेट 1,73,000 करोड़ के नेट सेलर हैं एफआईआई। डीआई जबकि यहाँ पे सामने खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। तो अबे सर, इसी लाइट में अब हमें ये समझाइए कि ये जो एफआईआई वाले हमारे दोस्त लोग हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी नमस्कार नीरज जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आप बुलाने का शो में। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ, आपने कहा पकड़ में आए, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कब नीरज जी बुलाएं, तो जैसे आपने बोला मैं तो आ गया। और ये आपने डेटा बहुत अच्छा दिखाया, फ्रैंकली मैं कहूँगा, क्योंकि लोग ज़्यादा बातें करते हैं इसके बारे में, सोचते हैं, पर डेटा नहीं देखते हैं। और डेटा जो है वो रियल है, आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं, वो दिख रहा है सामने। और काफी बड़े आंकड़े हैं। आप देखिए डीआईआईस की बाइंग आपने दिखाई, 94,000 करोड़ थी 5 साल पहले 2021 में, और अब देखिए 2025 में 4,21,000 करोड़ की, 24 में 5 लाख करोड़ की। तो मतलब जबरदस्त सपोर्ट है डीआईआईस का मार्केट को, और वो आ रहा है रिटेल के सपोर्ट से। पर उसके सामने भी आप देखें तो कम छोटे बड़े आंकड़े नहीं है। आप देखिए 2024 में, 2025 में जो नेट सेलिंग आपने दिखाई अभी तक, और ये तो अभी चल रहा है साल, तो ये नंबर जो है और बड़े होते जाएंगे। तो अब इतना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्यों है, क्यों डीआईआईस को लग रहा है कि लेने वाला टाइम है, लेने वाला समय है, और क्यों एफआईआईस को लग रहा है कि इंडिया में अभी फ्यूचर थोड़ा ब्लीक है, निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि एफआईआईस के पास जो है वो दूसरे ऑप्शंस हैं कि वो कहीं और दूसरे देशों में इक्विटी में या अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सके। और अभी आप देखें तो जो यूएस डॉलर, जो यूएस फिक्स्ड इनकम है, 30 साल का बॉन्ड आपको करीब 5% के रिटर्न दे रहा है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे एफपीआईज को डर है कि इंडिया
वो टैरिफ का इम्पैक्ट तो होगा, पर उसके साथ ग्लोबल लेवल पे भी टैरिफ का इम्पैक्ट होना चाहिए नेगेटिव। तो वो सब मार्केट से मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा निकल रहा है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इक्विटी इन्वेस्टर्स का, और वो थोड़ा साइडलाइन जाके कैश में बैठ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो आपने जैसे दिखाया डीआईआईज जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास महीने दर महीने रिटेल इन्वेस्टर का थ्रू SIP, थ्रू न्यू NFOs, थ्रू टॉपअप्स पैसा आता रहेगा, तो आप कितना उसको ना डिप्लॉय करेंगे? आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो मुझे लगता है कि ये जो DIIs की जो बाइंग है, ये थोड़ा तो FPIs को एग्जिट दे रहे हैं, और FPIs भी इसका फायदा उठा रहे हैं। एक थोड़ा शॉर्ट टर्म फियर डेफिनेटली है, क्योंकि मैं भी जब बात करता हूँ हमारे इन्वेस्टर से जो यूरोप में है, US में है, सबको एक बड़ा डर है कि ट्रम्प का जो अभी रिसेंट वेरी एग्रेसिवली नेगेटिव स्टैंड है इंडिया की तरफ, वो कितना और खराब हो सकता है, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के फ्लोज पे आ सकता है। तो कोई रुकना नहीं चाहता है अभी कि वो रुके रहें और वेट करें। तो सबका मूड ये है कि पहले एक थोड़ा लाइट हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, और फिर वेट एंड वॉच करें कि क्या होता है, किस तरफ ये ऊट करवट लेता है, और फिर उसके बाद आए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है टेक्निकल कारण इस समय ज्यादा है। FPIs अगले 2-3 महीने को एसेस कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी इतने ग्रेट नहीं थे, कोई नियर टर्म पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है किसी भी तरह का कि मार्केट ऊपर जाएगा या स्पाइक करेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में थोड़ा एक रिस्क ऑफ है। पर अगर ये टैरिफ की सिचुएशन, ट्रेड की सिचुएशन और रुपए की कमजोरी और बढ़ी, तो मुझे लगता है कि इससे और FPI की सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो चौथी लाइन है मरी, हाउ लॉन्ग विल DIIs बी एबल टू सस्टेन द मार्केट? तो DIIs अभी मैचिंग बाइंग कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि इंडेक्स को थोड़ा सा उन्होंने संभाल रखा है। रिसेंट हाई से 1000 पॉइंट हालांकि नीचे आ गया, लेकिन फिर भी सामने खड़े खरीदारी कर रहे हैं। क्या ये अगर FI की बिकवाली जारी रहेगी तो ये सस्टेन कर पाएंगे क्या? नहीं, आई थिंक वो डेटा भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे FPIs जो DIIs हैं, एक समय पे काफी कैश होल्डिंग थी, मतलब 7% कैश होल्डिंग जो इसमें ग्राफ में दर्शक देख सकते हैं पीक होल्डिंग है, वो एक अननेचुरल होल्डिंग है। और उसके बाद से आप देखें तो एवरेज होल्डिंग अगर हम देखें DIIs की, तो करीब 5 और 6% के बीच में है, और मेरे को लगता है अब वो वहीं पे है। और ये ऐसे समय में है जबकि हमने नेट रिडम्पशन जो है बहुत बहुत महीनों से नहीं देखे हैं, मतलब वर्स्ट ऑफ द मार्केट। मुझे लगता है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च में भी मार्केट जोर से गिरा था, मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आया था, तब भी हमने नेट रिडेम्पशंस नहीं देखे थे। तो इतना कैश जो है DIIs नॉर्मली होल्ड करते हैं, इसलिए भी कि अगर रिडेम्पशन आया तो उसको प्रेशर को अब्जॉर्ब कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि जो DIIs का जो कैश होल्डिंग है वो 4% से नीचे जाएगा। तो अब ये एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन DIIs के लिए भी होने वाली है कि कहाँ तक वो सपोर्ट कर सके। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा एम्यूनिशन बचा है DIIs के पास अब FPIs की बिकवाली को खरीदने का। तो ये भी एक देखने वाली बात है, अगर FPI फ्लोज जल्दी से रिवर्स नहीं करते हैं और इस समय कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि वो करेंगे, तो कहाँ तक DIIs संभाल पाएंगे इस सेलिंग को, और क्या कोई ऐसा भी समय आएगा जल्दी जब हमको वो दिन या हफ्ता या महीना देखना पड़ेगा जहाँ पे दोनों नेट सेलर हैं, और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये एक इन्वेस्टर्स को भी और दर्शकों को भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो अभी बीच में आपने एक बात कही कि बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका कारण एक ये भी है कि कैपिटल कंट्रोल है, आप कहीं और बाहर ले नहीं जा सकते, यही लगाना है घूम फिर के, तो वैल्यूएशन महंगा है। अच्छा, जो अगर आप यूनिवर्स में मान लीजिए 500 स्टॉक अच्छे हैं, उन्हीं में घूम फिर के पैसे लगाने हैं आपको, तो फिर वो महंगा सस्ता भी नहीं बचता है, इसीलिए वैल्यूएशन भी नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि आपको हर महीने खरीदना भी है, तो आप उसी महंगे वाले को फिर खरीदेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आप कहें, मतलब आप हमारा मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप यूनिवर्स देख लीजिए, तो कितना कुछ 300 स्टॉक्स का है, और जो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सकता है इस तरह की, क्योंकि जो उसके नीचे फिर जाते हैं तो वो इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनीज, अच्छी कंपनीज है, ग्रोथ कंपनीज हैं, पर वो इस लेवल की नहीं है कि वो
30-40 हज़ार करोड़ का इनफ्लो एब्जॉर्ब कर पाए, तो फिर ले दे के वही बचती है। एक तो क्या है, हमारा मार्केट भी बड़ा एक पोलराइज मार्केट है नीरज जी, क्योंकि जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं वो हमारे 60% मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 60% ऑफ इंडियाज मार्केट कैप की अगर $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, उसमें $3 ट्रिलियन सिर्फ 50 कंपनी में बैठा हुआ है। तो अब या तो बाकी कंपनीज की अर्निंग्स इतनी फास्ट ग्रो हो कि उनको आप ज़्यादा मार्केट कैप दे सकें तो पैसा वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए, या फिर आईपीओज आए और आईपीओज भी एक लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेंगे डीआईआईज की। काफ़ी बड़े आईपीओज अभी आने वाले हैं अगले 3-4 महीने में। सो वो भी एक प्रेशर मार्केट को देखना पड़ेगा कि जो लिक्विडिटी फ्लो होगी सेकेंडरी मार्केट से आईपीओज की तरफ। तो कहने का सार यही है कि अब मार्केट के लिए नियर टर्म में चैलेंजेस ही हैं, क्योंकि डीआईआईज का जो कैश बैलेंस है वो कम होता जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे आपने कहा वो है ही लिमिटेड। तो अब क्या करें, मतलब एक मुश्किल सिचुएशन ही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अगर आप देखें तो पिछले 6-7 महीनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी तो फिर भी ग्रीन में है अभी वो, लेकिन मिड कैप निफ्टी, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 तो अब रेड में आ चुके हैं। जो गेन्स थे वो चले भी गए हैं। तो ये एक दिक्कत भरी सिचुएशन आप कह सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जहां पर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर कमोडिटी है, कमोडिटी बोल रहा हूं मैं आपको, आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सपर्ट है जो ग्राउंड की बहुत अच्छी आपकी पकड़ रखते हैं। मैंने कई बार ये नोटिस किया, और अपने दर्शकों को बताऊं कि अभय जी का जो चैनल चेक है ना वो अनमैच्ड है। वो जो बोलते हैं कि अब देखो बाइंग हो रही, पिछले साल मुझे ध्यान है 2nd-3rd क्वार्टर से आपने कहना शुरू कर दिया था कि अब धीरे धीरे पिकअप आ रहा है, और वो हमको मार्च से दिखने लगा था। तो फेस्टिवल सीजन जो बिल्कुल खड़ा है, और सारे त्योहार इस बार जो है 21 अक्टूबर तक निपट जाएंगे। तो आई गेस कि सब इन्वेंट्री बनाने लगे होंगे फैक्ट्रियों में, सब चक्का जोर से चल रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको, क्या तैयारी दिख रही है इन्वेंट्री की, फेस्टिवल सीजन की, डीलर्स की और रिटेलर्स की? जी नीरज जी, देखिए एक तो पहले चैनल चेक्स जो है, चैनल चेक्स मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर्स हैं इंडस्ट्री में जिनसे हम बात करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिसर्च का। क्योंकि क्या होता है, हमारी रिसर्च टीम को एक मौका मिलता है कि बाहर जाके बात करें उन लोगों से जो एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, और जिनको डेली क्या हो रहा है, कस्टमर का क्या मूड है, सप्लायर का क्या मूड है, जो फाइनेंस करने वाले हैं उनका क्या मूड है, क्या बैंक ईएमआई स्कीम चलाने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वही देखते हैं, आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, किसी क्रेडिट कार्ड की स्कीम चल रही है, कहीं डिस्काउंट ज़्यादा है। ऑनलाइन एक बड़ा सेगमेंट बन गया है, अमेजॉन और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने सेल लगाते रहते हैं। तो जो कंजम्पशन के बहुत चॉइसेस हैं कस्टमर्स के पास। तो हमारा चैनल चेक के थ्रू यही एक अटेम्प्ट रहता है ये चेक करने का कि ऑन ग्राउंड क्या मूड क्या है इस समय। और जो हमारे रिटेलर्स हैं, मैं कहूँगा बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो असेस कर लेते हैं। और फेस्टिवल सीजन स्पेशली जब आने वाला है तो ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम सेल्स, डिस्काउंट्स, स्कीम्स बढ़ती हैं। और जो OEMs हैं, गाड़ी बेचने वाले हैं, जैसे कार कंपनीज हैं, प्लाईवुड की कंपनीज हैं, पेंट पॉलिश, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, शादी के जो कपड़े हैं वो कंपनीज हैं। इन सब के लिए फेस्टिवल सीजन और उसके बाद तक दिसंबर का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल जो हमने चैनल चेक किया उसमें मुझे लगता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। और ये बड़ी एक जो आपसे मैं चर्चा कर रहा था, एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है। क्योंकि जब हमने मार्च में चर्चा करी थी कि बजट में काफ़ी सौंप दिए, आरबीआई ने रेट काटा, वो एक बात हुई थी कि इंटरेस्ट जो टैक्स रेट कटा, तो काफ़ी बड़ा तबका है जिसके पास में हाथ में कैश बचेगा जो कि कंज्यूम करेगा। पर वो कंजम्पशन हमने फ्रैंकली अभी तक देखी नहीं है। वो मतलब लिटरली नीरज जी कहाँ हवा में गायब हो गई, वो बाइंग पावर कहाँ चला गया, इन्फ्लेशन खा गया, या लोगों ने अपना हाथ अभी भी खींच के रखा है,
कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। तो वही ट्रेंड अभी भी फेस्टिव सीजन में प्ले आउट कर रहा है। कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं है या डिमांड नहीं है रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर से अभी ओईएम्स को। हो सकता है ये बदल जाए अगले 1-2 महीने में, बायर्स मार्केट में वापस आ जाए। पर ये अभय जी, मैं आप आपको एक ग्राफिक दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, बिल्कुल। वो ग्राफिक वो ये है, ये वाला ग्राफिक, ये देखिए आप, ये है ग्रोथ के हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि किस किस सेगमेंट में कहाँ कैसी ग्रोथ दिख रही। तो आप देखिए कि लास्ट ईयर से हम इसको लेके चल रहे हैं, ये डेटा आरबीआई का ही है, कि वहां से जो ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, पर्सनल लोन की, नॉन फूड क्रेडिट की, सर्विसेज की, एग्रीकल्चर की, वो सारी देखिए ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और ये मई तक का दिख रहा है। आई गेस कि जून जुलाई में, चूंकि अप्रैल से वो नया वित्त वर्ष शुरू होता तो लोग अपना बैलेंस शीट देखते हैं कि 12 लाख निर्मला मैम ने टैक्स फ्री कर दिया है तो अब कितना पैसा बचेगा, तो चलो खर्च करें। और हो सकता है कि वो यहाँ जुलाई अगस्त में या आने वाले समय में खरीदारी उन्होंने की हो या आगे फेस्टिवल में करें। लेकिन ये डेटा आपकी बात को एकदम सही साबित करता है, इसीलिए मैंने इस डेटा को बाद में लिखा। मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि उतनी अच्छी डिमांड अगर क्रेडिट ग्रोथ में नहीं दिख रही है तो स्वाभाविक है कि लोग खरीद नहीं रहे होंगे। ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब क्यों 12 लाख के हिसाब से तो लोगों के हाथ में 50-60 हजार रुपए तो टैक्स फ्री बच ही रहे थे पर पर्सन, क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? वो छुपा के क्यों रखा है? मुझे लगता है कि एक तो जो हिडन इन्फ्लेशन है, जो हमको गवर्नमेंट के आंकड़ों में नहीं दिखता है, जो आरबीआई का डेटा देखे वो कहते हैं 5% के पास है, 6% के पास है, पर मुझे लगता है जो कॉमन इंसान है उसके लिए इन्फ्लेशन डबल डिजिट के भी ज़्यादा ऊपर है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक आम फैमिली के लिए, कि उसमें से भी इतना पैसा बचा लें कि फिर वो मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लें। तो एक तो जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा बात नहीं होती है। लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, वो सिर्फ नेम प्लेट इन्फ्लेशन देखते हैं, पर जो एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ लिविंग वो मुझे लगता है डबल डिजिट से मे बी 12 से 15% बढ़ी है। और अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम जो पोस्ट टैक्स इनकम बढ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ उसमें चला गया, और जो थोड़ा बहुत बचा वो एक शायद एक जो कंज्यूमर सेगमेंट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, उसके मन में एक डर भी है कि क्या हमारे पास सेफ्टी नेट है जो हमने बचा के रखा है कि कभी एकदम से ज़रूरत पड़ गई और तो उसको हम यूज़ कर सकें। आप देखिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। तो कोई कहे कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में ही 6% का इन्फ्लेशन है, वो कोई नहीं मानेगा। मतलब हमने ही देखा है 1 साल में जो प्लेन की टिकट, ट्रेन की टिकट, रहने का खर्चा, आप बिज़नेस ट्रैवलर हैं फिर भी उसके लिए भी। तो एक थोड़ा-सा एक झिझक है सबके मन में कि क्या ये इन्फ्लेशन इसी हिसाब से चलता रहेगा तो घर का बजट कैसे बनाएँ? तो आई थिंक इकोनॉमी थोड़ा इस सब मैटर से जूझ रही है अभी, और यही है एक रीज़न कि जो मार्केट पे भी इसका एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फेज़ में जाने का मूड है मेरे हिसाब से। बट अभी एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया कि रूरल इकोनॉमी में कैश आ गया है, वहां पे लोग कंजम्पशन करें। एफएमसीजी कंपनीज की, कुछ कंपनी, नॉट सबकी, में ये ऐसा रिफ्लेक्शन दिख भी रहा था। प्लस आरबीआई ने खूब पैसा डाल दिया सिस्टम में कि लिक्विडिटी कम नहीं होनी चाहिए, सीआरआर भी काट दिया, रेपो भी काट दिया। और हालांकि दो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपने देखे होंगे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की, एक की 16% डिपॉजिट ग्रोथ, एक की 16% क्रेडिट ग्रोथ, और एक मतलब एकदम उल्टा चल रहे थे दोनों। तो रूरल इकोनॉमी में थोड़ा लोगों के अंदर हाथ में पैसा आ रहा लेकिन ज्यादा भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूँ, फिर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल के जवाब दीजिएगा। ये डेटा जो है हमारा, ये शो करता है सर, ये वाला, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, कि 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 53 लाख रुपए या उससे ज्यादा है सालाना, और 10% टोटल लोग हैं जिनकी आमदनी 13.5 लाख से ऊपर वाले हैं। बाकी बचते हैं 90% जिनकी आमदनी 1,65,000 से नीचे है। तो ये जो 12 लाख रुपए यानी जिनको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा,
जो आपका जो सेविंग में आएगा जिससे टैक्स फ्री इनकम करी उन्होंने, वो संख्या उस 10% में ही सिमट गई। वो कितना कंज्यूम करेंगे, कितना खरीद लेंगे। अब अगर हम बाकी रूरल इनकम देखें तो 1.5-2 लाख वाले में ही नीचे आ रहा है। सो ये जो डेटा है ना, ये बड़ा अजीब सी तस्वीर पेश कर रहा है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। मतलब आप मतलब कोई आदमी है, वो कितनी महंगी वाली कारें कितनी बार खरीदेगा? एक ही बार, 2 बार खरीदेगा वो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आया सर अभी, मैं उसको भी लोड नहीं कर पाया। रियल एस्टेट की ग्रोथ बढ़िया दिखी है, जबकि कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ गिर रही है। अब रियल एस्टेट की ग्रोथ इसलिए बढ़िया दिख रही है, वैल्यू में, वॉल्यूम में कम, वैल्यू में ज्यादा, क्योंकि महंगे वाले मकान खूब बिके हैं गुड़गांव में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में। तो एक लार्ज चंक है जो कंजम्पशन से अभी तक बचा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि एक रूरल इकोनॉमी का पुश मिल सकता है? आई थिंक रूरल इकोनॉमी में आपको बताऊं, मैं इस पे मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है नीरज जी, क्योंकि पिछले साल जो आरबीआई ने जनवरी में और उसके बाद जो टाइट करा क्रेडिट को, कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग के गार्ड रेल्स लगा दिए, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज जो रूरल एरियाज में काम कर रहे थे, लोन दे रहे थे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, उसको उन्होंने इतना टाइट किया और उनको लगा कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, एक बार टाइट करेंगे फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस हम कैश सिस्टम में डाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो काफी जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो किसान भी उसमें मैं गिनता हूँ, किसानों को भी मैं एंटरप्रेन्योर ही मानता हूँ, रूरल एंटरप्रेन्योर, उनको सडनली जब पैसे की जरूरत थी तो उनको पैसा मिलना बंद हो गया और उसकी वजह से वो वापस जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे वो भी नहीं वापस कर पाए। तो जितने आप देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं हमारे, जो एनबीएफसीज हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी, उन्होंने जबरदस्त राइट ऑफ्स लिए जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में भी, और जो अभी भी रिजल्ट्स आए उसमें भी सबने कहा हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग अब करेंगे ही नहीं, अब हम सिर्फ सिक्योर्ड लेंडिंग करेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड तो बड़ा डेंजरस काम है और उसमें उसमें ही पहले पैसे बनाते थे। पर आरबीआई ने बंद किया। अब आरबीआई को ये लगा कि हम इनको बोलेंगे बैंक्स को कि आप अब वापस करो अनसिक्योर्ड लेंडिंग, वापस किसानों को दो, ये कोई देना नहीं चाहते। आप सबके एनुअल रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन पढ़ लीजिए, सबके मैनेजमेंट स्टेटमेंट, सब ये कह रहे हैं कि हम अनसिक्योर्ड बंद कर देंगे, हम सिर्फ सिक्योर्ड करेंगे। अब सिक्योर्ड लोन लेने वाले हैं कितने लोग हैं जो घर गिरवी करके लेंगे? तो जो एक बड़ा रूरल सेगमेंट है और जो लोअर इनकम जो आपने दिखाया ना, डेटा बहुत अच्छा है, वो देखना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो रियल कंज्यूमर है वॉल्यूम टर्म्स में, जो फैमिलीज हैं वो उसमें है नीचे के 40 और 50% में, और वो सेगमेंट था जो डिपेंडेंट था बोरोइंग्स में, कि बोरो करके कंज्यूम करके पे करता था क्योंकि उसके पास है इनकम। उसको अब आरबीआई ने बंद कर दिया और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है वो काफी कुछ उसकी वजह से है कि वो सेगमेंट जो है उसके पास पैसा ही नहीं है। और अब आरबीआई वापस खोल रहा है, मुझे लगता है कि 6 महीने से साल भर लगेगा वापस उस सेगमेंट को क्रेडिट फ्लो करने में। तो रूरल इनकम जो मैं कहूँगा नीरज जी, रूरल इनकम ना फार्मर सेव नहीं करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल वो सेव नहीं करते हैं, उनके पास पैसा आता है वो खर्च कर देते हैं क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी डिमांड्स हैं पैसे के। तो और जो एफएमसीजी कंपनीज ने भी कहा रिसेंटली कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, और या फिर ऑटोमोबाइल के नंबर्स में भी हमने देखा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है रूरल एरिया में। वो इसलिए है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल कैश फ्लो नहीं है। सो मुझे लगता है कि अभी भी डिस्पाइट अ गुड मॉनसून इसको साल भर लगेगा जब तक उनके हाथ में वापस पैसा आएगा और वापस हम एक शार्प ग्रोथ देखेंगे। तो मुझे लगता है सरकार को, आरबीआई को काफी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि वो ऐसे कदम सडनली ना उठाएं कि जो इकोनॉमी से डिमांड ही उड़ा दे साल 1.5 साल के लिए। मुझे ध्यान है सर कि 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक आप और एक, आपको याद होगा, एक आईएसडी के प्रोफेसर साहब आए थे। जी बिल्कुल, है ना। आप दोनों लोगों ने ये कहा था कि आरबीआई उस समय, शक्तिकांता दास जी, ये इतना जो टाइट करे दे रहे हैं ना आप, इसका खामियाजा बाद में भुगते, क्योंकि ये इम्पैक्ट लैग से आता है, इकोनॉमी में जो फर्क होता है वो धीरे धीरे आता है और अब वो सामने दिख रहा है। और इसका एक बड़ा चैनल चेक मैंने किया सर, आप किसी भी दुकान में जाइए, हर कंपनी के बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में अवेलेबल है।
मतलब मजबूरी है उनकी कि वो 10 रुपए में बेचना ही पड़ेगा उनको, आप चाहे जितने बड़े ब्रांड हो, क्योंकि उससे ज्यादा कोई ले नहीं रहा है। आप 10 रुपए वाला 11 करोगे तो कोई नहीं लेगा। तो ये भी दिखाता है कि इकोनॉमी में एक स्ट्रेस जैसी सिचुएशन कंजम्पशन को लेके बनी हुई दिख रही है यहाँ पे। लेकिन क्रूड ऑयल की तरफ से मुझे एक सिल्वर लाइनिंग दिखती है। एक तो उसका दाम 60-65 डॉलर के आसपास स्टेबल करा। एक बहुत अच्छी खबर अभी आई जब ओपेक प्लस ने कहा है कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। अब वो एक जियोपॉलिटिकल तस्वीर है कि ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे तो हम इतना सस्ता कर देंगे कि आपकी कॉस्ट नहीं निकलेगी, आरओआई नहीं निकलेगा। आप निकालो, हमको रशिया से लेना ही नहीं पड़ेगा, फिर हमको लेना ही पड़ेगा। वो हमारे फेवर में जा रहा है कि क्रूड नरम बना हुआ और अभी भी नरम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो प्राइस और सप्रेस होंगे। ये मुझे लगता है ओपेक वालों की चाल है, इतना दाम नीचे रखो बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन कि यूएस मजबूर हो जाए, उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक मुझे लगता है यूएस के अलावा मुझे लगता है कि उनको ओपेक को सबसे बड़ा डर, सॉरी नीरज जी आपको इंटरप्ट किया मैंने, पर मुझे लगता है कि ओपेक को एक ये भी एक कारण बहुत बड़ा है कि वो देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्पेशली इंडिया में भी। और अभी आपने देखा सरकार ने एक कपलिंग का अनाउंसमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस के लिए। तो ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एनर्जी सिक्योरिटी पे जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम एक नॉट ओनली नेशनल ग्रिड बनाए जहां पे सिक्योरिटी एनर्जी फ्लो करे, पर दूसरी तरफ से हम रिन्यूएबल्स पे भी इतना अट्रैक्टिव कर दें उसको कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे गीगावाट्स में, वो रिन्यूएबल एनर्जी में लगे, जिससे कि वैसे ही फॉसिल फ्यूल पे कम हो जाए। तो आई थिंक ओपेक ये भी चाहता है कि वो तेल का प्राइस इतना करा दे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनवायबल हो जाए एट द बिगनिंग ओनली। तो ये लड़ाई जो है फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल्स की, मुझे लगता है चलती रहेगी काफी समय तक। हाँ, ये तो भी लंबा मुझे लग रहा कि चलने वाली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अर्निंग सीजन आपको कैसा लगा जो अभी लगभग खत्म ही हो गया है? आई थिंक जो लैग इफेक्ट है वो काफी है। बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो 2-3 बड़े बैंक्स जो आउट परफॉर्मर्स उनको छोड़ दे, पर जो क्लियरली एक क्रेडिट सिस्टम में स्ट्रेस दिख रहा है कि जो क्रेडिट ऑफटेक, जैसे आपने चार्ट दिखाया, एक तरफ है कि क्रेडिट ऑफटेक नहीं है, क्रेडिट लेने वाला ही नहीं है, और दूसरी तरफ आपका डिपॉजिटर्स भी नहीं है ज़्यादा, तो कासा भी ग्रोथ नहीं है। तो जो मार्जिन्स हैं और जो अर्निंग्स हैं उन पे प्रेशर दिख रहा है, और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि क्या है, रोबस्ट इकोनॉमी होती है ना, तो उसमें बैंक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो कांस्टेंट चर्न होता रहता है। इस तरह के जो हमने रिजल्ट्स देखे बैंक्स के, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के, एनबीएफसीज के, वो दिखाता है कि एक बहुत डिफिकल्ट फेज से इकोनॉमी गुजर रही है। दूसरा, आईटी सर्विसेज की बात करें, एक बड़ा सेगमेंट है हमारे नॉट ओनली निफ्टी का बट इकोनॉमी का, क्योंकि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो ड्राइव करते हैं काफी कंजम्पशन, घर गाड़ी लेना। तो वहां पे भी एक काफी इनसिक्योरिटी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से एक तो ग्रोथ नहीं है हायरिंग में, तो जो सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं लाखों में, वो कहाँ जा रहे हैं, किस सेगमेंट में डिप्लॉय हो रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, जो अभी काम कर रहे हैं आईटी सर्विसेज कंपनीज में, उनके पास कब तक नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, वो एक इनसिक्योरिटी है। तो उसकी वजह से भी एक कंजम्पशन डिमांड जो है छोटे साइज के घरों की और छोटे ऑटोमोबाइल्स की, वो भी कम है। तीसरा, जो पॉजिटिव्स हैं इसमें जो मैं कहूँगा, वो थे ईएमएस प्लेयर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो प्लेयर्स हैं, डिक्सन, एम्बर, केन, सिरमा, ये सारी कंपनीज हैं। इन्होंने दिखाया कि एक मेगा ट्रेंड में है और यहाँ से बड़े मल्टी बैगर्स निकलेंगे, और इनको मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया। दूसरी तरफ हम करें जो कोर कैपिटल गुड्स हैं, वो भी एक खतरे की घंटी है मैं कहूँ। कोर कैपिटल गुड कंपनीज हैं अदर देन एल&टी, वो भी रिजल्ट्स थोड़े वीक थे, तो वो कब टर्न अराउंड होंगे। तो मैं कहूँगा ओवरऑल जो रिजल्ट्स का सीजन था मीडियोकर था, कमेंट्री भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं थी। और मुझे लगता है कि जो इस जो करंट क्वार्टर में अभी हम हैं, थोड़ा शायद इंप्रूवमेंट हो, पर फेस्टिव सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वार्टर में अब देखेंगे कि क्या कोई रिकवरी के साइन हैं, या फिर एक और 3 महीने 6 महीने निकल जाएंगे रिकवरी की वेट करते हुए। मजेदार बात सर ये है कि अक्टूबर में ही सारे फेस्टिवल और उसी समय रिजल्ट सीजन भी होगा। बिल्कुल कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल हो सकता है वहां पे। जी। तो अच्छा, आईटी से तो आपकी मतलब कुट्टी हो चुकी थी। तो अभी भी है। अभी भी है ना? हाँ, क्योंकि 12,000 नौकरी निकाल रहे हैं, तो मतलब अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मैंने देखा सर
ग्लोबली इस साल केवल 2025 में ज्यादातर विदेश की कंपनियों ने, और भारत की भी, टीसीएस को भी जोड़ने इसमें, और भी 5.5 लाख लोग, आईटी वाले लोग इंपैक्टेड हुए हैं। क्योंकि एआई ने इतना भयानक डिसरप्शन कर रखा है कि चाहे वो इवन नासा तक भी निकाले गए, मतलब तो साइंटिस्ट को भी जरूरत नहीं पड़ रही है उनको, कि एकदम बेसिक लेवल पे उनको नहीं चाहिए। तो आईटी की स्थिति खराब, लेकिन लोग कहते हैं जब बहुत बुरा दौर हो ना, तभी आपको सही प्राइस वाले वैल्यूएशन वाले, इसमें तो आपकी नजर किन किन सेक्टर्स पे जहां आपको लगता है कि ये मौका हो सकता है आपके लिए? आई थिंक फोकस तो हमारा तो ग्रोथ इंडस्ट्रीज पे ही है, तो रादर देन वैल्यू की कुछ सस्ता हो गया उसको ले लें, हिस्टोरिकल मल्टीपल 35 था अभी 20 हो गया उसको ले लें, वो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा फायदे वाली इन्वेस्टमेंट थीसिस होती है। आई थिंक फायदे वाला इन्वेस्टमेंट थीसिस वही है कि कहाँ पे क्लियर ग्रोथ है और कौन सी कंपनीज हो, एक पर्पल पैच जिसको कहते हैं कि 5 साल तक क्लियर ग्रोथ पाथ दिख रहा है, कि मैनेजमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है कि यहाँ तो ग्रोथ आने ही वाला है। नॉर्मली ये कंपनी थोड़ी महंगी हो जाती है, मतलब आप को अगर ट्रेडिशनल मार्केट का मल्टीपल 20 टाइम है, 22 टाइम है, ये कंपनीज हो सकता है 35-40 टाइम के मल्टीपल पे भी मिले, पर फिर भी उसमें इन्वेस्ट करके फायदा ही होता है अगर आप 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट रहने के लिए तैयार है, क्योंकि मल्टी बैगर्स यहीं से निकलते हैं। नीरज जी आप पुराना देखिए, टाइटन, लोग कहते हैं भाई टाइटन तो इतना सस्ता था, पर सस्ता रुपए में था, पर मल्टीपल में फिर भी महंगा था, पर वो हमेशा ही रहा। और मल्टी बैगर तो उसी ने बना के दिया, एचडीएफसी ने बना के दिया, बजाज फाइनेंस ने बना के दिया। तो ऐसे काफी कंपनीज हैं जो ग्रोथ कंपनीज हैं, और मुझे लगता है इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, 3-4 इमर्ज हो रही है। एक तो फार्मा, मुझे लगता है फार्मा प्लस सीडीएमओ, काफी कंपनीज हैं जो इनोवेशन के कर्व पे जा रही हैं, और एक ग्लोबल हब बन सकता है इंडिया फार्मा के लिए। क्योंकि चाइना ने काफी सेगमेंट्स जो है चाइना ने अबैंडन कर दिए, छोड़ दिए हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं। फार्मा एक सेगमेंट में कहूँगा कि इसके रिजल्ट्स भी बेहतर थे उम्मीद से ओवरऑल, और कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव थी। सो फार्मा मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को अपने रडार में रखना चाहिए। दूसरा जो हमने कहा ईएमएस प्लेयर्स हैं, ये डेफिनेटली ग्रो करते रहेंगे। मुझे लगता है काफ़ी कंपनीज है इसमें जो 30 से 40% का ग्रोथ दिखाएंगी साल दर साल अगले 5 साल तक। तो उनका जो साइज है 5 साल में अभी के बनिस्बत ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसी कंपनीज को बैक करें। तीसरा मुझे लगता है एक इंटरनेट, कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस एक ऐसा है जो पिछले आईपीओ एक आए थे 5 साल पहले, आपको याद होगा, काफी सारी कंपनीज के एक साथ, उन्होंने पूरा बम्पर अंडर परफॉर्म किया, इन्वेस्टर्स को लॉस हुए, इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया। पर मुझे लगता है अब ये जो कंपनीज हैं फाइनली अपने जो इन्होंने मेहनत करी और लीडरशिप पोजीशन ली, अब उसको माइन कर रही हैं। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स भी काफी पॉजिटिव हो गए हैं, और एक कंसोलिडेशन का फायदा मिल रहा है। डिलीवरी चैनल, सप्लाई चैनल्स, वेयर हाउसिंग सब अच्छी है। तो एक मुझे लगता है ये कंज्यूमर इंटरनेट है जो स्टॉक्स, उसमें मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है उसमें, मेरे ख्याल से 7-8 कंपनीज ही हैं या 10 कंपनीज होंगी, पर वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने रडार पे रखना चाहिए। तो मतलब ये 3-4 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि ग्रोथ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न बनेगा। बट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ट्रम्प रिस्क। बिल्कुल, ट्रम्प रिस्क और ट्रम्प अपॉर्चुनिटी भी, कि रिस्क के साथ हमेशा एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। कई बार क्या होता है कि लोग इमेजिन कर लेते हैं रिस्क, वो है नहीं पर डर लग रहा है कि होगा कुछ, और आई होप ना हो, पर एक रिस्क है। तो रिस्क, जब कोई रिस्क नहीं होता तो फिर तो सब प्रीमियम देने को तैयार हैं, सभी फिर मार्केट में आना चाहते हैं। पर जब रिस्क का माहौल होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तभी एक पार्टिसिपेशन कम होता है, तभी एफपीआईज बेचते हैं, और तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मौके भी मिलते हैं। तो जहाँ पे आपको अगर एज एन इन्वेस्टर मालूम है कि क्या लेना चाहते हैं आप शांति से तसल्ली से बैठे हैं, और मार्केट करेक्शन में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प रिस्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर आपको क्या लगता है, मतलब ये कहानी कहाँ तक, कितनी खराब होगी बिफोर सुधरेगी, जो ट्रम्प के जो डेली के जो थ्रेट्स हैं उनके? अभय जी, इसमें दो चीजें हैं बहुत। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो टैरिफ उन्होंने लगाया, 25% का लगाया, फिर कह रहे हैं ऑयल पे ड्यूटी भी लगा देंगे, और मत खरीदिए आप, आपकी वजह से यूक्रेन में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है।
मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है वो लैंग्वेज एक हेड ऑफ स्टेट की नहीं हो सकती, और डिप्लोमेसी में तो ये लैंग्वेज बिल्कुल बैन होती है जी। अब ये कह सकते हैं कि ट्रम्प का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही बिंदास बोलते हैं, लेकिन इतना भी बिंदास नहीं होना चाहिए कि आपके संबंध खराब हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी रॉन्ग, आई विश आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन रिलेशनशिप में फर्क आएगा, क्योंकि हम भारत की तरफ से जो कल स्टेटमेंट दिया गया है वो उसी टोन और टेक्सचर का था कि आप ऐसे बात करें तो लीजिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है एक तरीके से संबंधों में बहुत अच्छे नहीं मानता मैं, क्योंकि इससे रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आता है। देखिए हम लोगों क्या पारंपरिक रूप से अभय जी कहा जाता है कि आपके बोलने से, आपके बातचीत के तरीके से ही दुनिया चलती है, नहीं जुबान आपके रिश्ते बनाती है और खराब करती है। आपका इंटेंट हमको पता नहीं ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, जो बोलेंगे वही मानेंगे हम। तो जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की और जिस तरह से कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान से आप ऑयल खरीदे, ये सब बहुत ही बचकानी और पिछली बात है। मुझे लगती है प्रेसिडेंट भी नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान में कुछ है भी नहीं, उसके बावजूद आप ये टोन पे बात कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा रिलेशनशिप में खटास या तलखी आती है। एक मुझे वो लग रहा है। दूसरा मुझे ये लगता है कि अभी मार्केट में ना दो बड़े कह सकते हैं जायंट हैं, एक चीन और दूसरा अमेरिका। इन दोनों की तरफ से ये रस्साकसी चल रही है कि किसको अपने अपने टीम में शामिल कर लिया जाए, और इंडिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडिया का, तो हर आदमी चाहता है इसको अपनी तरफ कर लिया जाए। तो इधर से चाइना भी कुछ ना कुछ करता रहता है, उधर से अमेरिका कुछ ना कुछ करता रहता है। अब रेयर अर्थ चाइना ने बंद कर दिया कि आप फिर से एप्लीकेशन डालिए, ये करिए वो करिए, ऑटोमोबाइल को दिक्कत हो रही है, तमाम चीजों को दिक्कत हो रही है। उधर से वो धमकी दे रहे हैं 25% लगाएंगे। सो मुझे लगता है कि जो नॉन अलाइनमेंट की हमने पॉलिसी नेहरू जी के जमाने से ले रखी थी, उसमें कुछ ट्वीक करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आप सबसे दोस्ती रख के चल नहीं सकते, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है ना। आप वो कह रहे हैं तो इधर आओ, तो उधर जाओ। हम चाहते हैं कि हम सबसे दोस्ती रखें, वो एक ट्रबल वाली एरिया हो गई है। और लगता है मुझे कि मोदी जी की बहुत सीजन्ड है, तो हैंडल कर लेंगे इसको, लेकिन टफ टाइम है रिलेशनशिप के संबंध में। मैं कह रहा हूँ बिजनेस में तो टफ हो ही गया है, लेकिन रिलेशनशिप में भी ये चीज एक जिसको कहते हैं ना, ये कटुता जो आई है, इसको दूर होने में बड़ा समय लगेगा। ये कोई बिजली का स्विच नहीं कि आपने ऑन ऑफ कर दिया, लाइट जल गई और अंधेरा हो गया। इट टेक्स टाइम कि आपने हमारे बारे में ऐसा बोला, तो हमने फिर वैसा ही अपने मन में आपके लिए एक शक पैदा हो गया ना, यू आर नॉट रिलायबल, कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ये एक मुझे लगता है। लेकिन ये सब आपकी बात ठीक है। जी जी प्लीज बोलिए। नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। आई थिंक ये जो हार्श लैंग्वेज जो आपने कही ना, इससे क्या होता है कि दोनों साइड को एक बाई फोर्स उनको एक हार्ड पोजीशन लेनी पड़ती है। जबकि आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों साइड एक सॉफ्ट पोजीशन रखें, गिव एंड टेक का माहौल हो, उसमें बात हो जाए। बैक चैनल्स हैं, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इंगेज्ड हैं, उनके भी लोग इंगेज हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। पर सडनली एक हेड ऑफ स्टेट आके ऐसा हार्श स्टेटमेंट कर देता है तो एक कंफ्यूजन हो जाती है रैंक में, और फिर हार्ड पोजीशन लोग लेने लगते हैं। वो अच्छा नहीं है। और अभी एक्सपेक्टेशन मतलब महीने डेढ़ महीने पहले ये थी कि ये तो बस होने वाला है, उनकी टीम आने वाली है और ये तो फटाफट साइन हो जाएगा यूएस के साथ एफटीए। तो वो भी एक मार्केट को धक्का लगा है कि एफटीए तो दूर दूर तक कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये तो सिचुएशन और दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो बात आपकी एकदम ठीक है। आई थिंक ये आसानी से इसका इलाज मुझे नहीं लगता निकलेगा। आप ये भी देखिए ना, जब 23 अगस्त को एक डेलीगेशन आई रहा यूएस से, तो वेट कर लेना चाहिए था तब तक। और हमारे यहाँ से देखिए मैसेजिंग क्या है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है। आप देख रहे हैं ना, यही मैं कह रहा था, रिलेशनशिप में हमारा स्पोक्स पर्सन आपको ट्वीट करके बता रहा है कि आप देखिए आप भी ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में मुझे लगता है असर आएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप टेस्ला ड्यूटी घटने के बाद खरीदेंगे या अभी इंतजार करेंगे? जब तक यूएस के साथ अग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक नहीं खरीदूंगा, ये मैंने सोच लिया। ओके। ओके, वो मेरी शर्तों पे मानेंगे तब हम खरीदेंगे टेस्ला, वरना नहीं हाँ खरीदेंगे। बिल्कुल, हमारी शर्तों पे मानेंगे तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो क्यों खरीदेंगे। ओके, अब बताओ 70 लाख की टेस्ला बेचने आ गए यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है।
तो ये थी आज की चर्चा अभय जी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी। और तो क्या ये माना जाए कि फेस्टिवल सीजन, अच्छा मेरा पूछ ही लेता हूँ आपसे, फेस्टिवल सीजन अच्छा, फेस्टिवल सीजन ठंडा, या फेस्टिवल सीजन गुनगुना? जब मुझे लगता है कि मैंने देखा है हिस्टोरिकली काफी बार चीजें सडनली फेस्टिव सीजन के 10 दिन पहले चेंज हो जाती है, और ओके। इसलिए ये कहना कि अभी मैं कह सकता हूँ कि जो हमको डेटा दिखा है उससे हम 30% प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं कि बीच में रहेगा, गुनगुने और अच्छे के बीच में रहेगा कहीं। पर ये सिचुएशन मैंने देखा है इम्प्रूव भी हो सकती है, तो इसलिए जो इसकी 80% प्रोबेबिलिटी लिटरली 15 दिन पहले मिलती है, मतलब तभी पता चलता है कि एक्चुअल डिमांड क्या है। एक्चुअली लोग आके अब काम वाम छोड़ के शॉपिंग के मूड में आ गए हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं। तो अभी तो बीच की मैं प्रोबेबिलिटी रखूंगा, पर आई थिंक अगला शो जब करेंगे फेस्टिव सीजन के मे बी थोड़ा पहले, तब मैं आपके साथ प्रॉपर डेटा शेयर कर पाऊंगा कि उस समय क्या हो रहा है। हाँ तो ठीक है, मतलब हम लोग सितंबर लास्ट में करते हैं, अक्टूबर से जी फेस्टिवल सीजन फुल फ्लेजेड आ ही हाँ जी, जाएंगे, तो मैं सितंबर एंड समझूंगा। तक, हाँ सितंबर एंड तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैंने नॉर्मली देखा है कि तब तक काफी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि तब एक अगर डिमांड अच्छी है तो एक पैनिक करने लगते हैं रिटेलर्स की, अरे इतने कस्टमर आ रहे हैं, मैं नहीं रख पाया सामान तो दूसरे के पास जाके ले लेगा। तो तब जो इलेक्ट्रॉनिक के बड़े शोरूम हैं वो ओईएम के साथ बात करने लगते हैं कि पहले मुझे माल भेज दो, मैं ले लेता हूँ, अच्छी डिमांड है। तो इसलिए सितंबर एंड तक तो काफी क्लैरिटी आ जाती है मेरे जी। और फिर चलिए। वो पूरा पूरा दिसंबर तक, दिसंबर के आखिरी तक, न्यू ईयर तक वो सस्टेन करता है वो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडस्ट्री के लिए। करेक्ट, बिल्कुल 31 दिसंबर तक वो लोग थोड़ा सा छुट्टियों का माहौल भी रहता है, जनवरी 5 तक आप मान ली चलिए कि वो माहौल जी बना रहता है। बिल्कुल जी। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि अब फेस्टिवल सीजन कहाँ पहुंचा, लेकिन अभी मान के चलते हैं थोड़ा गुनगुना रहेगा, और आखिरी में जाके वो चीजें सेटल होती हुई हमें देखने को मिलेंगी, किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपका चैनल जब बैंग ऑन होता है ये हमने कई बार देखा है। तो लेट्स सी थैंक कि यू। इस बार आप गलत पड़े, मैं ये चाहता हूँ। इस बार आपने बहुत प्रेशर डाल दिया मुझ पे, नॉर्मली इतने मैं चाहता हूँ इस बार आपका चैनल से गलत पड़े और फेस्टिवल सीजन बहुत शानदार जाए, तो नहीं नहीं, मजा बिल्कुल आएगा मैं भी मुझे। ऐसे ही चाहता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा चाहता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम गलत हूँ और बहुत अच्छा है। ये रियलिटी है, तो मैंने आपके अभी की शेयर करी, और मैं कह भी रहा हूँ कि कई बार हाँ, चीजें पलट जाती है। लास्ट में ऐसे इंडिया इंग्लैंड की सीरीज ही आप देख लीजिए, हर दिन मैच पलट रहे थे। जो लास्ट डे का मैच देखा अभी 2-2 की, तो किसको उम्मीद थी कि, यस। थी उम्मीद दिल में कि जीत जाएंगे और जीत गए। तो उसी तरह हो सकता है सीजन पलट जाए और इकोनॉमी इज बैक ऑन एक्शन। सबसे बड़े उसके बेनिफिशियरी तो हम ही होंगे एज ए कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स, और कोई पिक्चर भी नहीं आ रही धमाकेदार की थोड़ा मूड अच्छा हो। अभी आप देखिएगा ना, पिंक पेपर्स में खूब बड़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरी पॉजिटिव वाली लिखी जाएंगी, और मैं तो हाँ सोचा कोई धमाकेदार दिवाली रिलीज या कुछ पिक्चर आ जाए, माहौल बन जाए थोड़ा। हाँ। तो फिर देखा जाएगा। एनीवे खैर, पर हम आप लोग तो नजर थिएटर बनाए। जाते भी नहीं, आप तो सिर्फ ओटीटी देखते हैं वैसे भी, तो और आपको। ओनली, और मुझे मुझे हाँ, इस बात पर हर फिल्म या ओटीटी सीरीज देखने के बाद खुशी होती है कि मेरा फैसला कितना सही है। पर फिर भी देखी तो ना आपने। नहीं, देखता तो हूँ मैं, क्योंकि वो फ्री में काम चलता है ना, कि आपने एक बार हाँ सब्सक्रिप्शन ले लिया, साल भर देखते रहिए। अभी कौन सी लेटेस्ट फिल्म आई थी, हाउसफुल 5, अभी ओटीटी पे उन्होंने डाल दी हाँ है। मैं 20 जी। मिनट से ज्यादा उसको झेल नहीं पाया, मतलब क्या, मतलब कैसी नॉनसेंस फिल्म बनाते हैं लोग। 5 मिनट देखने के बाद लगा अच्छा थोड़ा माहौल बन रहा, वो 15 मिनट के बाद मुझे लगा भाई अब टाइम बंद करो, अब मैं साउथ की फिल्म देखूंगा, मलयाली फिल्म देख लूंगा, और ज्यादा तो चलिए, आप बेटर। फिर जाते जाते आप एक रिकमेंडेशन, एक अगर आपके दर्शकों को सिर्फ एक ओटीटी सीरीज या एक पिक्चर देखनी है तो वो कौन सी देखें? सर ओटीटी सीरीज और फिल्म अगर आपको देखनी है, तो अभी मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका मैंने रिव्यू भी लिखा था अपने ट्विटर पे, पानी करके, PANI, वो मलयाली फिल्म है, और थ्रिलर है बेसिकली। वो बहुत ही शांत, मतलब एकदम बेसिक स्टोरी पे है, हम्म, लेकिन गारंटी है मेरी कि आप एकदम हिल जाएंगे अंदर से, यार जल्दी चलिए मैं क्लाइमेक्स क्यों नहीं देखता आ रहा है इसका। वो आप देखिएगा, वो एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और जो अभी द हंट करके आई ना, जो राजीव गांधी हूँ। एसेसिनेशन के ऊपर हाँ बनी है, यस यस। सुपर सीरीज है सर, इतनी डिटेलिंग उसमें कवर की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। तो वो भी मैंने लिखा था ट्विटर पे, कुछ लोग गुस्सा हो गए थे, यार आप हर बॉलीवुड की फिल्म की बुराई करते हो। मैंने कहा मैं तो सच लिखूंगा, जो डेटा दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मैं वही लिखूंगा।
बकवास फिल्म है तभी तो है। तभी तो आपके फॉलोअर्स हैं, तभी तो, क्योंकि उनको मालूम है कोई बायस नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, जो है जैसा दिख रहा है वैसा ही आप बता देते हैं बस। तो आप ये वाली फिल्म देखिएगा, पानी, बहुत बेसिक स्टोरी पे लेकिन गजब की थ्रिलर है, मजा आएगा आपको इसको देख के। पर चलिए, ओटीटी से ये तो फायदा हुआ ना कि हम दूसरी लैंग्वेजेस की फिल्म भी एक्सप्लोर करेंगे। तो थिएटर में रहते तो बहुत। कौन जाके देखता मलयालम पिक्चर, कहाँ पे। सर मैं बता रहा हूँ कि मैं मलयाली, तेलुगु और तमिल, कन्नड़ कम, ये 3 भाषाओं की फिल्में मैंने बहुत देखी। एक शनि कायदम फिल्म है, वो हिंदी में है, हिंदी डब्ड है वो, आ, उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी। वो कीर्ति सुरेश करके जो हीरोइन है उसकी है, वो एक कांस्टेबल होती है और वो बदला लेती है अपने जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किया होता है। कमाल की मूवी है सर वो, आप देखिएगा। सनी कायदम शायद उसका नाम, ऐसे कुछ जी नाम है बिल्कुल, मैं उसका। अब तो मेरे को काफी नाम मिल गए आपसे। हाँ। कमाल की फिल्म है। आप मतलब मैं तो साउथ, अभी आपके इस रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं फिल्म, एक सीरीज देख ही रहा था मैं। मुझे तो लगता है उसका थोड़े भी दिन में आप तेलुगु तमिल में इंटरव्यू भी करने लगेंगे। 100% सर, देखिएगा। अब मैं तमिल तेलुगु सीख के उसमें इंटरव्यू करूंगा। एनीवे, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चर्चा थी, और मैं चाहता हूँ फेस्टिवल सीजन बहुत शानदार रहे और हम सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट में अपना वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जारी रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक बार फिर से चैनल चेक लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, थैंक यू नीरज जी। या थैंक यू सो मच सर।